अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे फिनटेक के बारे में। फिनटेक वर्ड है दो टर्मिनोलॉजीज़ का, एक फाइनेंशियल और दूसरा टेक्नोलॉजीज़। फिनटेक इंडस्ट्री से हम किस तरह से और कितनी देर से रिलेटेड है, आज हम यही जानेंगे इस एपिसोड में। मेरे साथ है सईद अनस, उनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है फिनटेक इंडस्ट्री के बारे में। इनसे जानते हैं, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक पैकेज। दुनिया में टेक्नोलॉजी ने मुख्तलिफ शोबाहाई जिंदगी को यकसर तब्दील करके रख दिया है। माली उमूर भी इससे असरअंदाज हुए हैं। फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जदीद दौर की एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है जिसमें रवायती माली उमूर, बैंकिंग सिस्टम और पैसों के लेन देन को पूरी तरह से तब्दील करके रख दिया है। अब बैंक जाके लंबी कतारों में खड़े होने के बजाय मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए रकम ट्रांसफर और बिलों की अदायगी की जा सकती है। फिनटेक ने माली उमूर को बेहद आसान कर दिया है। कागज और दस्तावेजात का कम इस्तेमाल होने की वजह से इस टेक्नोलॉजी ने माहौल दोस्त होना यकीनी बनाया है। जी नाजरीन, आपने देखा कि फिनटेक इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और कौन सी नई इनोवेशंस आई हैं। इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। अनस, बताएं कि फिनटेक क्या है और किस तरह से ये हमारा कंटेम्प्रेरी सिस्टम से डिफरेंट है। फिनटेक इज बेसिकली टेक्नोलॉजी, राइट? टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ में आप लाते हैं टू मेक लाइफ ईजियर, हमारे ज़िंदगी के हमारे रोज़ के जो काम होते हैं उनको आसान करने के लिए। सिमिलरली हम लोग कोई भी पेमेंट के हिसाब से चीज़ करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो या अगर आप बताएं कि किसी मर्चेंट के पास जाते हैं या बैंक के पास जाते हैं, कोई भी प्रोसेस कराना है, आपको लोन प्रोसेस कराना है, या आपको बाहर से आपका कोई रिश्तेदार है पैसे भेजना चाह रहा है, तो ये सारे काम जो है ना फाइनेंशियल से। और अगर आप कन्वेंशनल सिस्टम पे जाते हैं जो कि पहले था, तो उसके अंदर जो है ना ये सारे काम होते थे, बट इनमें बहुत टाइम लगता था, बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता था। फिनटेक के आने से आपको बहुत सारे प्रोसेसेस आपके जो है ना जल्दी हो जाते हैं, आपका काम ऑटोमेट हो गया, और आपके ट्रांजैक्शन जो पहले डेज में होती थी अब मिनट्स में हो जाती है। तो ये हमारे अब एक लाइफ का पार्ट बन चुका है। कोई एप्लीकेशंस के बारे में बताइए जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं फिनटेक से रिलेटेड। जिनके पास सैलरी आती है, ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो ऑनलाइन बैंकिंग इज़ योर फिनटेक। सिमिलरली अगर आप एटीएम यूज़ करते हैं तो एटीएम इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फिनटेक। एटीएम तो हम बहुत देर से यूज़ कर रहे हैं, दैट बिल्कुल। मीन्स कि हम फिनटेक से बहुत अरसे से रिलेटेड हैं और हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है। अब नई कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में? एआई का इसके अंदर काफ़ी जो है अब शुरू हो गया काम, एंड आई बिलीव के एआई इज़ गोना गो अ लॉन्ग वे। एआई का बिल्कुल ज़माना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसमें यूज़ हो रही है और वो एक बैकबोन की तरह काम कर रही है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एआई का क्या रोल है? अभी तक फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर एआई का जो रोल है ना वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है, लेकिन स्टिल देव स्टार्टेड। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अक्सर लोग जो है ना फ्रॉड की तरफ जा रहे होते हैं, तो एआई के जो डेटा है उसके थ्रू ऑलरेडी वो एक सिफ्ट आउट कर देता है कि यार वेदर दिस एप्लीकेशन शुड बी प्रोसेस फर्दर या नहीं। सही है, तो जो ऑलरेडी ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू हो सकती है उनको वो जाने देता है, जो नहीं जिसके ऊपर ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है उनको फिर रोक लेते हैं, उनको देखते हैं। बैंक तो सब लोग यूज़ करते हैं, बैंक का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी सोसाइटी में। बैंक्स में ये टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज़ हो रही है और बैंकिंग इंडस्ट्री ने फाइनेंशियल इंडस्ट्री को किस तरह से अपनाया है? जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था इन टर्म्स ऑफ डिसबर्सिंग द अमाउंट, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, मैंने एक लोन अप्लाई किया। अब पहले क्या होता था कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे देखते थे, मेरे रेफरेंसेस चेक करते थे, जो बहुत लंबी जो सैलरीज की मेरे मंथ्स की वो देखते थे, ऑल टू सी कि यार मेरी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो है ना जब मैनुअली आप करते थे ना, तो अगर मैंने एक लोन के लिए अप्लाई किया है फॉर अ कार लोन, तो उसको प्रोसेस होते 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 2 से 3 महीने हो जाते थे।
अच्छा ये जो 2-3 महीने गुजरे हैं इसके अंदर भी फिर ऐसा होता था कि आपके जो नए 2-3 महीने के अंदर सैलरी आएंगी या जो भी ट्रांजैक्शन हुई होंगी उनकी भी वेरिफिकेशन चाहिए। और उसमें भी चांसेस होते थे कि 2 महीने के बाद भी आपको ऐसा लगता था कि पता नहीं आपको लोन मिल सकेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे ही और उसके पीछे रीजंस होती थी कि आपका बायोडाटा उनको नहीं मिल सका और कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ गई। लेकिन ये टेक्नोलॉजी ने इसको किस तरह से आसान बनाया है? टेक्नोलॉजी ने इसको इस तरह से बहुत आसान कर दिया है कि अब सारी चीज़ें आपके सिस्टम पे हैं, तो आप जस्ट एक ऑन अ क्लिक आपको एक रिकॉर्ड बंदे का मिल जाता है कि यार ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है। सिमिलरली आपका नादरा के सिस्टम के साथ भी अगर इंटीग्रेशन हुआ है तो वहीं से वो वेरीफाई कर लेते हैं कि ओके इस बंदे का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, रेफरेंसेस आपके वेरीफाई हो जाते हैं। तो जो प्रोसेस पहले 3-4 महीने में होता था अब वो 1 हफ्ते के अंदर हो जाता है। सो दिस रिडक्शन ऑफ द टाइम, दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट ऑफ फिनटेक इन पाकिस्तान। आउटसाइड वर्ल्ड में तो ये अब मिनट्स पे हो गया है, घंटों पे हो गया है, और आपको तो अक्सर बैंक ही नहीं जाना पड़ता, आपके सारी चीज़ें आपके फ़ोन में हो जाती हैं। तो दिस एक्सेसिबिलिटी ऑफ फिनटेक इन योर हैंड, इसने लोगों की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म कर दी है। कार्ड्स तो हम बहुत देर से यूज़ कर रहे हैं, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स। उसके अलावा हम जब कहते हैं कि दिस इज़ द एरा ऑफ कैशलेस, तो हम लोग कैशलेस और कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल क्यूआर कोड की एग्जांपल दी जाती है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। इसके बारे में बताइए कि कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं? विद इन पाकिस्तान तो मैं ये बोलूँगा कि हम लोग इवन दो हमारे पास फिनटेक काफ़ी आ गया है, लेकिन हम लोग इसमें फिर भी अभी पीछे हैं। हमारे पास ना अडेप्टेबिलिटी नहीं है लोगों के अंदर। इवन दो दौर कैशलेस का है, सही है, जो लोग इसको जानते हैं वो लोग डेफिनेटली इसको प्रेफर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी कहते हैं कि नहीं हमें कैश पे जाना है। फॉर एग्जांपल मर्चेंट्स हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों को कैशलेस पे नहीं जाना, हमारा सारा काम ही कैश पे चलता है, उनकी पेमेंट्स आगे पीछे हुई होती हैं। अच्छा इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसेस हैं ना, जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, ये ज़्यादातर ना क्रेडिट पे चल रहे होते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं मेरे वहाँ से पैसे आएंगे, मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे सामान भिजवा दो, और फिर उसका वहाँ पैसे होते हैं, इसके यहाँ होते हैं, इनका एक अपना साइकिल बना हुआ है। ठीक है, तो वो लोग जो है ना इन चीज़ों पे चल रहे होते हैं, बट इवेंचुअली आई बिलीव कि दे वुड हैव टू डू इट, क्योंकि सिस्टम आपको जो परफॉर्मेंस दे रहा है ना, आप एक हद तक ही उसको जो क्या कहते हैं, जब आप विदाउट कैशलेस आप कैशलेस चल रहे होंगे तो आप उसको स्केल बहुत कर सकते हैं अपने बिजनेस को, आपको बिजनेस स्केलेबिलिटी के लिए चाहिए। मेटा की बात करें, क्योंकि हम लोग सब इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाट्सएप, फेसबुक और ये सोशल मीडिया से सब लोग मतलब रिलेटेड हैं, तो इनका ये एक अपना सिस्टम है कि इसके थ्रू ये अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। इसके बारे में बताइए कि जो आजकल कंटेम्प्रेरी वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये किस तरह से प्रमोट कर रही हैं फिनटेक को? ये जो प्लेटफॉर्म जिनकी आपने अभी बात की है ना, ये इनको हम बोलते हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर दे आर जायंट्स। ठीक है ना, जो कि दुनिया में एक जैसे ही हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक दुनिया में उस जैसा कोई है ही नहीं, गूगल में अभी दुनिया में उस जैसा कोई है नहीं। रिसेंटली अभी उसका एक कॉम्पिटिटर आ गया चैट जीपीटी, और उसने बड़ा जो है मार्केट के अंदर तहलका मचाया हुआ है। एनीवेज ये जो जायंट्स है ना, इन लोगों की दो चीज़ें होती हैं, ये क्या करते हैं, आइदर दे क्रिएट देयर ओन सिस्टम। ठीक है ना, अमेज़ॉन को हम लोग जो पर्सनली प्रेफर कहते हैं ना, हम कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं ना, इनके पास इतना एक काम होता है और पैसा होता है, ये लोग खुद इटसेल्फ भी बैंक है। फिनटेक इंडस्ट्री के बारे में बात जारी रहेगी, लेकिन पहले लेते हैं एक ब्रेक। डिजिटल करेंसी NFTs के बारे में लोग बहुत बात करते हैं, गेमिंग इंडस्ट्री में, एनिमेशन इंडस्ट्री में, एंड अ लॉट मोर के जो आजकल का ज़माना है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स। इसके बारे में बताइए, NFTs क्या है और किस तरह से ये वर्क कर रही है? NFT जो है, इसकी फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। इसका ओरिजिनली सिर्फ एक ये मकसद है कि दुनिया के अंदर इस टोकन जैसी अभी दूसरी कोई चीज़ नहीं है, ये यूनिक है। ठीक है, अच्छा ज़्यादातर उसको आर्ट्स से इसी वजह से लिया जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूँ ना, दुनिया में मोनालिसा की एक ही पेंटिंग है, ठीक है ना, बाकी नहीं है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट मोर वैल्यूएबल। बिल्कुल ठीक है, अब ये है तो डिजिटल, लेकिन लोगों ने इसको यूज इस तरीके से किया है कि उन्होंने एक आर्ट बनाया, उसका एक NFT बनाया, सही है, अब वो एक यूनिक बन गया। ठीक है, जब वो यूनिक बन गया तो इसका मतलब कि कोई भी अगर उसको खरीदना चाहे तो वो सिर्फ उसका अकेले का मालिक होगा। एथेरियम या बिटकॉइन या बाकी अगर हम लोग क्रिप्टो की बात करें तो वो मैं और आप हम लोग दोनों खरीद सकते हैं, सही है, मेरे पास भी होगा, आपके पास भी होगा, लेकिन NFT में ऐसा नहीं होगा, जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं होगा। तो इसलिए
उसकी वैल्यू जो है ना कभी बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी वैल्यू जो है ना इसी वजह से कोई डिटरमिन नहीं कर सकता, जस्ट लाइक के आर्ट की कोई वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकता। राइट। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके थ्रू लोगों ने कमाया कैसे? बहुत सारे आर्टिस्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आर्ट्स बनाए, उनको NFTs में कन्वर्ट किया, और जैसे कन्वेंशनल वर्ल्ड में आर्ट के लिए एक ऑक्शन होता था, बिडिंग होती थी, यस। वैसे ही अब इसके भी ऑक्शन होते हैं। तो लोगों ने एक बिड लगाई हुई होती है। अब जो बहुत सारे लोग हैं जो कि आर्टिस्ट वर्ल्ड के अंदर हैं, जो कि ऑक्शन से आर्ट्स खरीदते हैं, दे हैव द सिमिलर टेस्ट इन NFTs, तो वो लोग NFTs को भी खरीदते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने NFT से बहुत पैसा भी कमाया। इसका मतलब कि NFTs ने वर्चुअल आर्ट्स को बहुत प्रमोट किया है। डेफिनेटली। NFTs को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमने अपनी किसी आर्ट को हमने डिटर्मिन कर दी कि उसकी प्राइस क्या होगी, हमने उसको ऑक्शन भी कर दिया, हमें कस्टमर भी मिल गया, लेकिन अब हम उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इट इज़ जस्ट द सेम वे कि मैं आपसे बोलूँ पेंटिंग है, मैंने $1 मिलियन की खरीदी है फॉर एग्जांपल, तो मैं अब उसको कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? सही है। यस। आई वुड ओनली हैंग इट ऑन अ वॉल, ओनली दोज पीपल दैट कैन एक्चुअली जज इट्स वैल्यू कि वो क्या चीज़ है, यस। would have the praise for it as well. वुड इट गो इन लाइक अ बार्टर सिस्टम? क्या हम कोई उसी तरह की कोई वैल्यूएबल चीज ले लेंगे उसके हाँ डेफिनेटली, मुकाबले ऐसा में? भी हो सकता है। फर्ज करें आपने एक NFT था, आपने जो है ना उसको लेट्स जस्ट से 10 इथेरियम का खरीदा, लेटर ऑन आपने जो है ना उसको 12 का सेल कर दिया, आपको कोई मिल गया उसका खरीदने वाला, जस्ट लाइक विद Okay. पेंटिंग्स। एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल रखती है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के जितने भी मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं उसमें सबसे एसेंशियल उसका जो एक पहलू है वो यही है कि एनवायरनमेंट को बहुत हद तक उसने प्रोटेक्ट किया है। फिनटेक इंडस्ट्री ने किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया है? सबसे बड़ा जो फिनटेक का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट इज गोइंग पेपरलेस। सो पेपर ही अगर देखें सबसे बड़ा एनवायरनमेंट का दुश्मन है, कि हम लोग क्या करते हैं, दरख्त काटते हैं उसके लिए। यस। फिनटेक के आने से आपका बहुत सारा पेपर तो खत्म होता जा रहा है। ठीक है, अच्छा, फिनटेक में लोग समझते हैं कि यार सब कुछ हम लोगों ने बना लिया, ऐसा नहीं है। अभी भी इसमें बहुत इनोवेशन के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा होना है। दुनिया भर के अंदर जो ट्रेड होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो अभी कम्प्लीटली ऑटोमेटेड नहीं है। इनफैक्ट कम्प्लीटली क्या, वो अभी 10% ऑटोमेटेड भी नहीं है। और ट्रेड है सबसे बड़ा, उसके अंदर पेपर यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। कैसे? ट्रेड कैसे होता है, देखें, फ़र्ज़ करें मेरे एक जानने वाले हैं चाइना में, सही है, वो वहाँ से शर्ट्स भेज रहे हैं, मैंने बोला मैंने यहाँ से ख़रीदनी है, ठीक है, वो तो मेरे जानने वाले हैं, उनको मैं पेमेंट कर दूँ कोई मसला नहीं, वो शर्ट भेज देंगे, मुझे पता है। लेकिन हर कोई तो जानने वाला नहीं होता। 90% ऑफ द टाइम आप बिजनेस जो है ना किसी ऐसी एंटिटी के साथ कर रहे होते हो जिसको आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन का स्टोर है, सही है, मैं उसके ब्रांड पे ट्रस्ट कर सकता हूँ कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि मैं अगर कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो हाउ कैन आई मेक श्योर कि वो पेमेंट लेके नहीं भागेगा, और उसकी तरफ से ये प्रॉब्लम होगा, वो ये बोलेगा हाउ कैन आई मेक श्योर कि मैं सामान भेजूँ ये पेमेंट कर देगा। सही है, तो ट्रेड कैसे होता है? ट्रेड ऐसे होता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, LC जिसको हम लोग कहते हैं अक्सर, कि मैं अपने बैंक के पास जाऊँगा, ठीक है, मैं बैंक को बोलूँगा कि ये एक लेटर ऑफ क्रेडिट मैं बना रहा हूँ, एक बंदा है आउटसाइड ऑफ दिस कंट्री, मैंने उसको पेमेंट करनी है, ये पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, आपके पास लॉक है बैंक के पास, ठीक है, आप उसके बैंक से कांटेक्ट करें, सही है, और उसका बैंक जो है ना उस बंदे से कांटेक्ट करेगा, बोलेगा कि आपने इस बंदे को इतना जो है ना चीज़ें भेजी नहीं है, वंस वेरीफाइड उसके बाद जो है आपको पेमेंट मिल जाएगी। अब दोनों की बैंक्स जो है ना आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये दोनों बंदे नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ बैंक्स नहीं है प्रॉब्लम। अगर सिर्फ बैंक तक होता ना तो कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन हो जाती। अभी प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे एक शिपमेंट इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, यहाँ पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन्वॉल्व है फ्रॉम बोथ पार्टीज, राइट। तो इससे क्या होता है कि अब आपने एक लेटर ऑफ क्रेडिट आपने बैंक को दिया, एक LC आपने दी शिपमेंट को, एक LC दी आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, एक आपने दी कार्गो वाले को, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। दूसरे बैंक के पास ये सारी डिफरेंट जगहों से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो हर जगह से चेक करते हैं, ओके यहाँ पे जितनी अमाउंट लिखी है इधर भी इतनी है, इधर भी इतनी है, हर जगह पे सेम है। वो ये सारा मैनुअल प्रोसेस है, इतने सारे उनके पास कागज आते हैं, फिर वो एक एक करके सारे चेक करते हैं, बोलते हैं ओके बंदे को भी चीज़ें मिल गई हैं, अब मैं उसके बैंक के अकाउंट के अंदर पैसे रिलीज कर रहा हूँ। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जिसके अंदर पेपर इतना सारा इन्वॉल्व है, इसको पेपरलेस भी बनाना है। कंपनीज लगी हुई हैं, बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, और जिस दिन ये हो जाएगा तो ग्रीन एनवायरनमेंट को और बहुत ज़्यादा बड़ा फायदा हो जाएगा। स्टार्टअप्स को कैसे प्रमोट कर रही है ये इंडस्ट्री, या न्यू एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह के मौके ये दे रही है फिनटेक इंडस्ट्री कि वो
फिनटेक स्टार्टअप्स को वो बनाएं? हाँ, अच्छा, फिनटेक के जो स्टार्टअप्स हैं इनके जो है ना, कंट्री टू कंट्री यहाँ पे बड़ा एक डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया, जो सारा एक इशू आता है ना, वो थोड़ी अडेप्टेबिलिटी का आता है, ठीक है, लोगों का ट्रस्ट के ऊपर आता है, और लोगों के ट्रस्ट के बाद फिर इन्वेस्टर की बात आती है। आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, यूएसए, यूरोप, कनाडा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ईयरली फिनटेक स्टार्टअप्स के बजट्स ऑलरेडी उनके एलोकेटेड होते हैं कि भाई हमने हर साल इतना पैसा तो किसी ना किसी फिनटेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना ही करना है। तो अगर आप वहाँ पे कहीं कोई कंपनी रजिस्टर करें, उसका बहुत बड़ा फायदा है, एटलीस्ट यू कैन कम अप विद सम काइंड ऑफ डेटा कि जो आपको लगता है, आपका एक आइडिया है, प्रोडक्ट आपने बनाई है, थोड़ा सा डेटा आप बनाए, आपका ये नहीं कह रहा कि आप एक $100,000 वर्थ कंपनी बन जाए उसके बाद जाके आप प्रेजेंट करें, नहीं, आप शुरू में ही कर दें। आप शुरू में करें तो इवेंचुअली अगर लेट्स से उनका बजट है कि उन्होंने साल के अंदर $2 मिलियन $3 मिलियन इन्वेस्ट करना है, तो पूरा आपको नहीं देंगे, लेकिन उसका एक चंक दे देंगे 50-60,000। दैट वुड एक्चुअली टेक यू टू द नेक्स्ट ईयर कि जिसके अंदर आप स्केल कर सकें, आप अपना और प्रोडक्ट अच्छे से बनाएं, फिर आप मार्केट कैप्चर करें। ये बाहर होता है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना, इसका ज़रा थोड़ा सा है कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के स्टार्टअप्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं support मिलती। करते। जी, और कौन से ट्रेंड्स हैं जो आ सकते हैं फ्यूचर में? सबसे बड़ा कैशलेस ट्रेंड तो अगर हम देखें वो यही है कि आपकी कन्वेंशनल बैंकिंग भी कैशलेस तकरीबन हुई भी है। बिल्कुल। और हम लोग अब जो पेमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं। मैं आज कोई भी वेबसाइट बनाऊँ ना, ई कॉमर्स की हो फॉर एग्जांपल, और मैं कुछ सेल करना चाहूँ, अब मैंने एक बंदे से पेमेंट लेनी है, मैं कैसे लूँगा? मेरा बैंक अकाउंट भी सेटअप है, सब कुछ है, तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं स्ट्राइव को कांटेक्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार ये मेरा जो है क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, वो एक पेमेंट गेटवे मुझे दे देंगे, जिसके अंदर फिर यूज़र आएगा मेरी वेबसाइट पे, उसको लगेगा कि वो तो मेरी वेबसाइट का ही है, और जस्ट एक इंटीग्रेशन होगी, मुझसे पैसे लेगा। एक जो इशू है ना कन्वेंशनल बैंकिंग का, एंड मोस्टली इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस या इवन इन लोकल ट्रांसफर एज वेल, यस, वो है हाई फीस का। वी नो इट्स सिक्योर, वी नो इट्स ट्रस्टेड, बट उसमें फीस बहुत ज़्यादा है। जो मुझे सेकंड फेथ है ना क्रिप्टो पे, वो उसकी फीस की वजह से। दूसरा जो एक बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि कन्वेंशनल के अंदर अगर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ ना, तो उसके अंदर अमाउंट के ऊपर एक परसेंटेज लगा हुआ है, कैप, कि अगर 100 पे 25% है, 1000 भेज रहा हूँ तो वो 27% हो जाएगा, 30% हो जाएगा, और उससे ऊपर जाऊँगा तो और ज़्यादा पैसे कटेंगे। थैंक यू सो मच अनस, एक ओवरव्यू देने के लिए फिनटेक इंडस्ट्री के बारे में, और हमें बताने के लिए कि हम किस तरह से एसोसिएटेड हैं फिनटेक इंडस्ट्री से। जी नाज़रीन, आपने देखा कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ हम लोगों के इर्द गिर्द किस तरह से काम कर रही हैं और क्या नई इनोवेशंस आई हैं फिनटेक इंडस्ट्री में। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कोई भी नए टॉपिक्स भी मुतारिफ करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट संडे। अल्लाह हाफ़िज़।